हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों आज एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का 4th पेपर आयोजित हो चुका है, जो कि नीति शास्त्र से संबंधित होता है और ये बेहद ही स्कोरिंग पेपर होता है और कुल यहाँ पर 200 मार्क्स का ये होता है और 3 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें केस स्टडी नीति शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न रहते हैं और कुछ यहाँ पर दार्शनिक या फिर समाज सुधारक जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए यहाँ पर ये 3 मार्कर है, तो आपको यहाँ पर 20 शब्दों में इनका आंसर लिखना था। ये 15 3 मार्कर यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें क्या है, मिक्स प्रश्न रहते हैं, यानी दार्शनिक और नीति शास्त्र से संबंधित यहाँ पर मिक्स प्रश्न रहते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर पूछा गया था कि शासन में मूल्यों के महत्व को बताइए, तो आप इसमें किस प्रकार से लिख सकते थे, जैसे कि मूल्यों का क्या महत्व है, यानी कि जो लोक सेवक है उनको उचित निर्णय लेने में यहाँ पर सहायक होते हैं, सार्वजनिक हितों को बढ़ावा मिलता है, जवाबदेहिता बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप इसका महत्व लिख सकते थे। सेकंड है कि तुलसीदास के स्वांत सुखाय की विशिष्टता समझाइए। ठीक है, तो ये दार्शनिक से आया वाला ये क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले प्रमुख संस्थानों के यहाँ पर नाम लिखो। तो देखिए जैसे मैं आप यहाँ पर ये बता सकते थे, जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है, उसके बाद में यहाँ पर लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम आया है। बाकी यहाँ पर संस्था के बारे में पूछा गया है, तो आप ये 2 ही संस्था का यहाँ पर नाम लिख सकते थे, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो। अब नेक्स्ट है कि सत्य एवं ईश्वर के संबंध में गांधी जी के विचार लिखिए। अब सत्य और ईश्वर के संबंध में गांधी जी के क्या विचार है, तो ये इसमें आप ये लिख सकते थे कि सत्य को ईश्वर के रूप में ग्रहण किया है। किन्होंने? गांधी जी ने सत्य को ही ईश्वर के रूप में ग्रहण किया है और उन्होंने माना है कि सत्य क्या है, सभी जगह विद्यमान रहता है और शुद्ध अंतरात्मा की आवाज़ ही सत्य है। ये किनके विचार है? गांधी जी के विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पारदर्शिता क्या है। तो पारदर्शिता के बारे में यहाँ पर आपको 3 से 4 लाइन के अंदर यहाँ पर आपको ये बताना था, जैसे कि व्यक्ति का शासन प्रक्रिया में वहाँ जुड़ाव जो उसे सरकारी निर्णय व नीतियों को जानने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके थोड़े से यहाँ पर तत्व भी आप यहाँ पर लिख सकते थे, जैसे कि जवाबदेहिता, दक्षतापूर्ण कार्य, उत्तरदायित्व। अब नेक्स्ट ये दोस्तों कि जैन मतानुसार त्रिरत्न किसे कहते हैं। तो ये त्रिरत्न के बारे में आया था। तो देखिए जैसे कि त्रिरत्न क्या होते हैं, तो जैन धर्म में बताया गया है कि मनुष्य के निर्माण प्राप्ति के ये साधन है। और यहाँ पर आप त्रिरत्न के नाम भी लिख सकते थे, जैसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इस प्रकार से आप इसका यहाँ पर सोल्यूशन कर सकते थे। नेक्स्ट है कि उद्देश्य परक दृष्टिकोण से प्लेटो के विचार को यहाँ पर समझाइए। तो ये दार्शनिकों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। दोस्तों हम यहाँ पर जो है पेपर का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आए हैं। ठीक है, ताकि हमें जो आगे का जो 2020 का जो मेंस होगा तो उसमें हमें सहायता हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवाचिक संचार से आप क्या समझते हो, एक ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है कि पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती की अवधारणा को यहाँ पर समझाइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो पाश्चात्य शिक्षा है, तो पाश्चात्य शिक्षा के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि ये जो है ये वैदिक शिक्षा पद्धति में विश्वास रखते थे। ठीक है, यानी गुरुकुल के हिसाब से यहाँ पर शिक्षा होना चाहिए और भारतीय शिक्षा पद्धति में वैदिक शिक्षा के आधार पर ही ये सुधार करना चाहते थे। तो ये इस तरीके के इनके कुछ विचार थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आया था कि नैतिक मार्गदर्शन किसे कहते हैं। तो वे आंतरिक या बाह्य स्रोत जो व्यक्ति के समक्ष उपस्थित परिस्थितियों में निर्णय लेने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पर नैतिक मार्गदर्शन में आप क्या क्या लिख सकते थे, नैतिक मार्गदर्शन को आप डिवाइड करके लिख सकते थे, जैसे कि बाहरी स्रोत, उसके बाद में आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत में आपके अंतरात्मा और नैतिक मूल्य आ जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर बाहरी में कानून, नियम और प्रथा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नैतिक मार्गदर्शन वाला लिख सकते थे। अब ये अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के बारे में बताइए। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता यानी कि भ्रष्टाचार से ही संबंधित है, यानी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। तो ये 1993 में यहाँ पर ये गठित हुआ था। और यहाँ क्या है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी ये संगठन है। इसका मुख्यालय भी आप लिख सकते थे, मुख्यालय कहाँ है, बर्लिन जर्मनी में। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि सिविल सेवक के किन 3 सामवेगिक बुद्धि के आयामों को जानना चाहिए, यानी कि सिविल सेवक को किन 3 सामवेगिक बुद्धि के आयामों को जानना चाहिए। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो इसका भी आप आंसर लिख सकते थे, यानी कि देखिए सामवेगिक बुद्धि क्या होती है, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उनका प्रबंध करने की क्षमता। ठीक है, तो ये क्या होती है, सामवेगिक बुद्धि होती है। तो आप इसके इस प्रकार से आयाम लिख सकते थे, जैसे कि भावनाओं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, भावनाओं को समझना, भावनाओं का प्रबंध करना। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि जवाबदेही के उपकरणों को लिखिए। तो जवाबदेही के क्या क्या उपकरण हैं ये आपको यहाँ पर बता देना था। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार
समानुपात को समझाइए। तो ये क्या है, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, प्रति समानुपात, यानी कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य या वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ देखिए, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका भी कोई ना कोई कारण है, और आप जो वीडियो देख रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण है। यानी कि उन्होंने कहा था बिना कारण के सृष्टि में कुछ भी नहीं होता है, तो ये उन्होंने कहा था। तो इसी प्रकार उदाहरण में आप ये लिख सकते थे कि तृष्णा दुख का कारण है। और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य को समझाइए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर दार्शनिक से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 150 वर्ड में आपको लिखना है, और यहाँ पर 15 6 मार्कर प्रश्न है। ठीक है, तो यह लगभग आपको 1 से 1.5 पेज में इनका आंसर यहाँ पर लिखना था। जैसे कि पहला है कि स्वामी विवेकानंद किस लिए जाने जाते हैं, तो इनमें आप उनके सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचार यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, उनका किस किस चीज़ में योगदान है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि विसल ब्लोअर सुरक्षा बिल जो कि 2015 में आया था, उसका महत्व और मूल प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना था। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि राजा राम मोहन राय का समाज के लिए क्या योगदान है। तो यहाँ पर आप राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी सुधार बता सकते थे। उसके बाद में जाति के आधार पर कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ये इन्होंने कहा था। उसके बाद में सती प्रथा के विरोधी थे, नारी उत्थान के समर्थक थे, स्त्री शिक्षा और जो विधवा विवाह है उसके भी यहाँ पर समर्थक थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समाज के उत्थान में इनके ये आप बता सकते थे क्या क्या योगदान है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि प्रशासन में नैतिक मूल्य के गुण क्या क्या हैं। तो नैतिक मूल्य के गुण बता सकते थे आप प्रशासन में क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि सिविल सेवक के लिए कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और संवेदना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप इसका इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, यानी कि सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को यहाँ पर समान मानना। या फिर सहिष्णुता का यदि अपन वास्तव में अगर अर्थ देखें, यानी कि सहनशीलता यानी कि सहन शक्ति रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है। और ये संवेदना यानी कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके प्रति भी यहाँ पर आपको संवेदना रखनी चाहिए, दलित व्यक्ति, और ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर कानून का शासन सुशासन का एक अवयव अंग है, ये समझाइए। तो इसका भी आप यहाँ पर आंसर कर सकते थे, है ना। कानून का शासन सुशासन के लिए क्यों आवश्यक है, यानी कानून का सही से क्रियान्वयन होना चाहिए। जैसे कि एक लोक सेवक होता है तो वो क्या होता है, उसके नीति के क्रियान्वयन, यानी कि देखिए नीति का निर्माण केंद्र के द्वारा किया जाता है, तो उसका सही से सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना ये लोक सेवकों का कार्य होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से आप बता सकते थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या योगदान है। तो उनका योगदान आप यहाँ पर बता सकते थे। जैसे कि अस्पृश्यता का विरोध किया था इन्होंने, जाति प्रथा का विरोध किया था, दलित वर्गों के उत्थान का यहाँ पर प्रयास किया था। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि उधार लेना तथा निजी व्यापार के संबंध में केंद्रीय असैनिक सेवा आचरण नियम क्या है। ठीक है, तो ये थोड़े से 1-2 प्रश्न यहाँ पर टफ आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कितने 15 प्रश्न करना है, तो यहाँ पर टोटल आपको 18 प्रश्न दिए हैं, तो जिसमें से आप 3 यहाँ पर छोड़ भी सकते थे। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए तथा मूल्य प्रणाली में इसका संबंध बताइए, और भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन कौन से यहाँ पर कानूनी ढांचे की सूची बनाइए। ठीक है, तो ये कौन कौन से संस्था है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, वो आप यहाँ पर बता सकते थे। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अनुसार राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य ने भी राजा के कुछ कर्तव्य यहाँ पर बताए थे। जैसे कि राजा को क्या है, शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, समयानुकूल व्यवहार उसका होना चाहिए, प्रजा के पोषण और उसके रक्षण की यहाँ पर उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो वो ये राजा के यहाँ पर कर्तव्य उन्होंने बताए थे। नेक्स्ट है कि पूर्वाग्रह के निवारण की कौन कौन सी विधियाँ होती है। तो पूर्वाग्रह के निवारण की, जैसे कि देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के बारे में पहले से ही कुछ भी बिना प्रमाणित जानकारी के अपनी कोई भी धारणा यहाँ पर बना लेना। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है। अब इसकी आपको यहाँ पर थोड़ी सी विधियाँ वगैरह बता देना था कि पूर्वाग्रह को किस प्रकार से यहाँ पर रोका जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर दर्शन के इतिहास में डॉक्टर राधा कृष्णन का क्या योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके योगदान के बारे में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेगिक बुद्धि की धारणा को यहाँ पर स्पष्ट करना था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी दार्शनिक से संबंधित क्वेश्चन था। रामचरितमानस के अनुसार शासक की आदर्श भूमिका क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से कैसे भिन्न है। अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से कैसे भिन्न है, तो ये आपको यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट है अहिंसा का क्या महत्व है। तो ये अहिंसा के आपको यहाँ पर महत्व बताना था। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि संचार की प्रक्रिया में सम्मिलित तत्वों का यहाँ पर वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है कि क्या व्यवहार सदैव व्यक्ति के अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित करता है, एक प्रासंगिक उदाहरण देते हुए यहाँ पर व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे कि कुछ प्रश्न यहाँ पर टफ भी हैं, यानी कि कुछ प्रश्न नहीं बनते हैं, तो आपको पहले ही यहाँ पर एक बार पेपर को रीड कर लेना चाहिए कौन कौन से प्रश्न आपसे बनते हैं, तो वो उस हिसाब से आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हो। दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आते हैं, ना कि हम इस पेपर का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन सी में यहाँ पर अब आपको यहाँ पर केस स्टडी यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको केस स्टडी सोल्व करना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 65 नंबर की यहाँ पर केस स्टडी आ जाती है। तो अभी जो नया सिलेबस है उसमें भी लगभग आपको 65 नंबर की केस स्टडी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी केस स्टडी आपको अच्छे से यहाँ पर सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप पहली वाली केस स्टडी देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि एक सरकारी अधिकारी के व्यवहार में नम्रता, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ अपने अधिकार का समुचित निर्वहन करने की क्षमता, सहयोग और सेवा भाव भी हो, तो यहाँ चारित्रिक गुणों की संपन्नता उसे अधिकारी के साथ साथ देश का श्रेष्ठ नागरिक यहाँ पर बनाती है। यानी कि ये अधिकारियों के जो नैतिक मूल्य है उससे संबंधित यहाँ पर ये क्या है, केस स्टडी है। अब देखिए यहाँ पर ये जो केस स्टडी है दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रश्न आएंगे, तो ये 10-10 नंबर के आएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको क्या है 100 शब्दों में आंसर देना है, यानी कि आपको 3 पेज में, इन तीनों के आपको 3 पेज में यहाँ पर आंसर देना रहता है। ठीक है, तो अब ये इनके आंसर किस प्रकार से दे सकते हो, देखिए यहाँ पर थोड़े से सिंपल ही पूछे गए थे इस बार केस स्टडी में ये है, तो आपको पहले पूरा अच्छे से क्या है 2 से 3 बार केस स्टडी को पढ़ना चाहिए। उसके बाद में उसमें से क्या करना चाहिए, आपको नैतिक गुण देख लेना चाहिए, कौन कौन से इसमें नैतिक गुण विद्यमान हैं, और फिर उनके कारण लिख लेना चाहिए। उसके बाद में फिर आप क्या कार्यवाही यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के तो नहीं पूछे गए हैं, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अलग पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पर यानी कि इस बार जो केस स्टडी आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर पूछी गई है, तो ये पाठ्यक्रम से संबंधित ये भी सेकंड है। अब यहाँ पर और लिखा है, यानी कि अगर आपको फर्स्ट वाली में कोई प्रॉब्लम आती है, यदि वो आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो ये सेकंड केस स्टडी आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल थी, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो और अच्छे से यहाँ पर घर पर भी सोल्व करके इन्हें देखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर 2-3 प्रश्न बता ही देते हैं, जैसे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अब ये आप मन से भी इसका आंसर लिख सकते हो, और आप 2 बार अगर केस स्टडी आपने ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ दिया है अगर 2 बार आपने पढ़ लिया, तो आप इनके आंसर वैसे ही यहाँ पर लिख दोगे। बढ़ती हुई जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, उसके बाद में यहाँ पर महानगरों में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर केस स्टडी आती है। और देखिए अभी ये पेपर ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी सिंपल पूछी गई है, बाकी के पेपर में आप देखोगे तो थोड़ी सी यहाँ पर टफ पूछी गई है, यानी कि अधिकारियों के जो कर्तव्य हैं उनसे संबंधित केस स्टडी आती थी, और उसके बाद में यहाँ पर मतलब कि उनको दुविधा में डाल दिया जाता था कि किस प्रकार से आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। तो यहाँ पर भी देखिए जैसे कि 21वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित है, तो ये यहाँ पर अब ये जो केस स्टडी है यहाँ पर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, सभी 7-7 नंबर के हैं, और यहाँ पर इसमें बताया भी गया है कि आपको कितने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये 100 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 100 शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, तो ये आपको एक एक पेज में यहाँ पर करना है, यानी ये 5 प्रश्न आपको एक पेज में करना है। तो देखिए यहाँ पर सूचना तकनीक के महत्व को स्पष्ट कीजिए, आप ये मन से भी लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ सर्वव्यापकता का क्या आशय है। ठीक है, तो 2 से 3 बार आप केस स्टडी पढ़ोगे तो वैसे ही इनके यहाँ पर आंसर आ जाएंगे, यानी इतनी टफ यहाँ पर केस स्टडी नहीं आती है। और आपको बस एक क्या करना रहता है, अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना है, और केस स्टडी के आधार पर ही यहाँ पर आंसर देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का यहाँ पर ये एथिक्स का पेपर आया था, क्योंकि ये पेपर जो होता है ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है। अब लास्ट के जो 3 पेपर होते हैं, जैसे कि अब इसके बाद में हिंदी और निबंध का जो पेपर होगा और ये एथिक्स का, तो ये तीनों मिला के दोस्तों कितने को हो जाते हैं 500 मार्क्स के। तो इन तीनों में आप आराम से यहाँ पर 350 नंबर यहाँ पर ला सकते हो, यानी तीनों पेपर का मिला के 350 नंबर, और 400 तक भी यहाँ पर आप नंबर ला सकते हो। ठीक है, 350 भी इन तीनों पेपर में बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पेपर होते हैं इन्हें आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है थोड़े से सिलेबस से हटके हैं। बाकी इतिहास, भूगोल, संविधान ये तो सब पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर था, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसका क्या किया है, यहाँ पर विश्लेषण किया है, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ना कि इसका डिस्कशन कर रहे थे कि पूरा टेस्ट हम यहाँ पर सोल्व, ये जो पूरा पेपर है सोल्व नहीं कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं, ताकि हमें एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आते हैं, ताकि हम आगे की हमारी रणनीति बना सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।